Hello everyone, welcome to EduChemy and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for Prelims and Mains. Now we have already seen some videos in this series. If you want to see them all, you can visit our YouTube channel, you can click on the playlist and you can access all the videos. Now today we are going to solve some questions that are related to Prelims and it is based on science and technology. So first, try to attempt the question on your own. Use some logic, use some elimination technique if you can. And then we will see the right answer and also the information that is required to answer these questions. Okay, so it is going to be a very holistic session. यहाँ पर हम लोग बहुत सारा नया चीज सीखेंगे. You will get a lot of information, but try to first attempt the question on your own. क्योंकि prelims में अगर आपको questions attempt करना है तो you have to practice questions like these. You have seen in the recent times in the UPSC prelims 2023, UPSC has changed the option pattern. Now you're going to get options like only one, only two, all three or none. Okay. So we have also modified our options according to that. You're going to see options like only one, only two. So be prepared for that, but try to attempt it. Okay. Now starting, the first question is, in relation to zoonotic diseases, examine the following statements. Okay. यहाँ पर आपको कुछ statements दिए हुए हैं about zoonotic diseases. First, you read out the statements very carefully and then see the options and try to answer this question. Okay. Now the first statement is zoonotic diseases primarily involve infectious diseases that naturally pass between vertebrate animals and humans. Okay. Now the second statement is brucellosis is a example of zoonotic disease caused by bacteria belonging to genus Brucella. Okay. The third statement is zoonotic pathogens can encompass bacterial, viral or parasitic agents as well as unconventional agents. ठीक है, तो आपको बताना है which of the following above statements are correct. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है all three. Now if you know about zoonotic diseases, तो यहां पर आप स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, बिल्कुल सही है. अगर आपने जूनोटिक डिजीज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि द डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर कॉल्ड जूनोटिक. ठीक है, जिसका एनिमल ऑरिजिन होता है उसको हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं. एंड यू हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स काफी ज्यादा जूनोटिक डिजीजेस हमारे देखने को मिलता है. जैसे आपने देखा होगा नीपा वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जो एक टाइम पे आया था. तो ये सारे चीज, इवन जो अभी जो हमारा कोविड है, ठीक है, कोरोना जो था, कोविड-19 हैज समवॉट ओरिजिन फ्रॉम जूनोटिक. ठीक है, तो डिफरेंट जो है आप समझ सकते हैं कि जूनोटिक डिजीज हमें देखने को मिल रहा है. अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ओवर 2/3 ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस एट द करेंट टाइम्स आर जूनोटिक इन नेचर. तो ये आने वाले टाइम में भी जो हमें और डिफरेंट डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं जहां जिसका ऑरिजिन जो है वो एनिमल से है. ठीक है, अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है, इफ यू हैव लर्नड अबाउट डिजीजेस, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 विल बी राइट. ठीक है, एक प्रॉब्लम हो सकता है जो देखिए स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो लुकिंग अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जनरली सही होते हैं. ठीक है, यूपीएससी भी कभी कभी आपको इजी स्टेटमेंट्स दे देता है. तो आपको पता है कि देखिए जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में क्या होता है कि बहुत टाइम, जैसे यूपीएससी ने रिसेंट टाइम्स प्रीलिम्स में भी पूछा कि आर यूज्ड इन दिस. ठीक है, तो बहुत टाइम आपको क्या होता है, यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, पर मैक्सिमम टाइम वो इंफॉर्मेशन सही रहता है. ठीक है, ये भी आप मान के चल सकते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक में क्या है, इज अ रिसर्च बेस्ड थिंग. तो डेली रिसर्चेस होता है, डेली कुछ फाइंडिंग्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इनका एम्बिट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो जब भी आपको इस तरह का जेनरिक स्टेटमेंट मिलता है जैसे जूनोटिक पैथोजेंस कैन इनकम्पास बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक एजेंट्स एज वेल एज अनकन्वेंशनल एजेंट्स. नाउ आप इस स्टेटमेंट को ही आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि दिस स्टेटमेंट विल बी राइट. मतलब 70 to 80% चांसेस है कि ये स्टेटमेंट सही होगा, ये गलत नहीं होगा. तो दो स्टेटमेंट आपके सही हो गए. नाउ द मोस्ट difficult statement was brucellosis is an example of zoonotic infection caused by bacteria belonging to genus Brucella. Now this statement was a little bit difficult क्योंकि आपको पता है, हो सकता है कि ये जो है brucellosis जो है किसी फंगाई की वजह से हो सकता है, पैथोजन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया नहीं हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट डिफिकल्ट हो जाता था. तो इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन रहता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, और आपको पता है इवन इफ यू डोंट नो द इंफॉर्मेशन यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. क्योंकि अब के क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट में हो,
उसमें आपको इंफॉर्मेशन वाइज अगर आप बोले तो यू विल ओनली नो 50%, ठीक है, 50% ही इंफॉर्मेशन आपको रहेगा, रेस्ट यू हैव टू टेक, आपको एक तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और आपको जो है इंटेलिजेंट गेसिंग भी करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही लग रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकम्पास्ड विद इन द रेल्म ऑफ डीप टेक, ठीक है, यहां पर कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस दिए हुए, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कि रेल्म में आते हैं डीप टेक के, डीप टेक के अंदर आप उसको कंसिडर करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज बिग डेटा एंड फोर्थ इज ब्लॉकचेन। ये ऑप्शंस आर अगेन जैसे यूपीएससी देती है, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 एंड नन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑल 4। ये जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और ब्लॉकचेन जो है ये डीप टेक में ही कैटेगराइज किए जाते हैं। अब डीप टेक के बारे में क्या है, तो डीप टेक जो है दिस इज अगेन, अगर हम लोग डिफिकल्टी को कैटेगराइज करें तो हमने इसको L1 में रखा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी भी देती है, जहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये कौन कौन जो है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे इस साल जो है आपको जो है एक्सेलेरोमीटर पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, तो आप अगर आपने कभी भी सुना होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत टाइम ऐसा ऑप्शंस रहता है जिसमें मैक्सिमम ऑप्शंस आपके इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द डीप टेक, तो डीप टेक क्या है, डीप टेक एज टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन टैंजिबल इंजीनियरिंग इनोवेशन और साइंटिफिक एडवांसेस and discoveries. Deep tech is often set apart by its profound enabling power, the differentiation it can create. Now देखिए टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस डेली होते हैं, लेकिन वैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो कि आपके जो है आप बोल सकते हैं ना प्रोफाउंड इनेबलिंग पावर हो, जो कि आपके पूरे इकोसिस्टम को ही बदल के रख दें, ठीक है, जो भी जिस भी फील्ड में उसका इन्वेंशन हुआ है उसके इकोसिस्टम को बदल के रख दें, तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज को हम लोग डीप टेक बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ठीक है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो है जो अभी डेवलप हो रहे हैं वो पूरे इंडस्ट्रियल स्पेक्ट्रम को बदलने का जो है मादा रखते हैं, तो इसी कारण उसको हम लोग डीप टेक में रख सकते हैं। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अगेन अ डीप टेक, big data, blockchain, all these can be categorized in deep tech, ठीक है। Now moving on to the next question, which one of the following countries has its own satellite navigation system? Now this question was asked in UPSC prelims 2023. This is a pretty basic question. अगर हम लोग बोले seeing the options, if you know about the options, आप इस क्वेश्चन को easily solve कर सकते थे। तो इस बार मान के चल सकते हैं कि साइंस एंड टेक में कुछ इजी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए पेपर तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, बहुत सारा क्वेश्चंस जो है इवन अभी भी डाउटफुल है, 6 to 7 क्वेश्चंस आर स्टिल डाउटफुल कि उसका सही आंसर क्या होगा, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बनता। दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए था। तो यहां पर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी इजराइल एंड डी जापान, ठीक है। तो इनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री के पास है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जापान। जापान के पास कौन सा है, अपना QZSS, ठीक है, इसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इसके अलावा जो है जो कंट्रीज जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, यूएसए जिसके पास जीपीएस, आपको पता है जीपीएस वी हैव बीन यूजिंग फॉर सो लॉन्ग, हम लोग जीपीएस सबसे ज्यादा टाइम तक यूज किए हैं। उसके बाद है ग्लोनास दैट इज रशिया, लेकिन ये सब ध्यान रखिए दीज आर ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इनके पास बड़ा कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है, दे हैव लार्ज एरिया टू कवर, मतलब दे हैव कवर्ड लार्ज एरिया, तो ये थोड़े जो है ग्लोबल लेवल पर है। उसके बाद गैलीलियो इज ऑफ यूरोपियन यूनियन, बिदो इज ऑफ चाइना, एंड इसके अलावा जो इंडिया है उन्होंने अपना डेवलप कर लिया है रीजनल नेविगेशन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं नाविक इंडिया, ठीक है। इसमें भी जो है आपको पता है इसमें कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स वी हैव यूज्ड, आपको बताना है कि कितने सैटेलाइट्स हम लोग यूज किए हैं। कुछ सैटेलाइट्स जो है इसमें लो अर्थ ऑर्बिट्स में है एंड सम आर इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, तो आपको बताना है कि कितने जो है वो एलईओ में है और कितने जो है आपके जियो सिंक्रोनस में है, ठीक है। नाउ इसके बाद एक QZSS है, दिस इज ऑल्सो अ रीजनल सिस्टम बट इट इज डेवलप्ड बाय जापान, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन जाता है, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल के पास अपना नेविगेशन सिस्टम करेंटली नहीं है, ठीक है। दे आर, हो सकता है कि वो किसी दूसरे का यूज कर रहे हो, तो आपको बताना था कि किसका खुद का था, तो आपका यहां पर सही आंसर हो गया है जापान, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन जो है काफी न्यूज में है, क्योंकि जो आपका जो इंडिया का जो नाविक है, ठीक है, जो ये बहुत IRNSS जिसको बोलते हैं रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा जो है आपका
न्यूज में रहा है, आप बोल सकते हैं राइट फ्रॉम 2017 से लेके रीसेंट टाइम्स में भी न्यूज में रहा है फॉर डिफरेंट। एक सैटेलाइट जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो इस तरह का अगर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो आप वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी पढ़ लेते कि कहां कहां अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। अगर आप मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इफ यू रीड अबाउट डिफेंस, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप जो है क्रूज मिसाइल्स एंड आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच में डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो यू मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तब फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया गया। नाउ स्टेटमेंट 2 इज अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, व्हाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन में इफ यू हैव इन्वेस्टेड एटलीस्ट 1 year in UPSC preparation and you have studied about defense technology, missiles, then you should have answered this question correctly, because this is a pretty basic question। जो भी लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उनको जो है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पता है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते थे, मतलब इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं था, और ये सही भी होना चाहिए। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके यूपीएससी में गलती हो रहे हैं तो दिस इज जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड वेल। आपने जो है कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ा है, तभी ये सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। नाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे गलत हो सकते हैं, बस दीज क्वेश्चंस जो है आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए? नाइदर 1 nor 2। ये दोनों स्टेटमेंट जस्ट उल्टा कर दिया गया है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नाउ अग्नि 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाइल ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आपने गाड़ी में भी सुना होगा क्रूज कंट्रोल। ठीक है, क्रूज कंट्रोल आपने सुना होगा गाड़ी में। तो इसका क्रूज का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शंस है उसको आप गाइड कर सकते हैं, इट इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि इट इज अंडर कंट्रोल। तो यहां पर क्या है, क्रूज मिसाइल्स आर अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल्स। ठीक है, गाइडेड व्हीकल्स दैट रिलाई ऑन एरोडायनेमिक लिफ्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ देयर फ्लाइट पाथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज क्वाइट गाइडेड, और ये बहुत हाई प्रिसीजन पे जो है ये मूव करता है। आपको पता है ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, आपको पता है कि कितने प्रिसीजन से जो है वो मार कर सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये कहां ऑपरेट करता है? विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एम्प्लॉय जेट इंजन टेक्नोलॉजी। इसमें जो है आपके जो रैम जेट आपने सुना होगा, जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी जिसमें यूज होते हैं। नोटेबल एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रह्मोस इंडिया के पास है, जो कि जॉइंट वेंचर में है इंडिया एंड रशिया। उसके बाद हार्पून इज यूएसए के पास एक क्रूज मिसाइल है, बहुत ही इफेक्टिव है। एक्सोसेट फ्रांस के पास है। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड। अब देखिए इसके बाद में इसके मतलब स्पीड्स के अनुसार इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसोनिक 0.8 मैक्स स्पीड, सुपरसोनिक इज समवेयर 2.2, अगर बोले तो 2 से 3 मैक के बीच में, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। एंड हाइपरसोनिक इज बियॉन्ड 5 मैक। अब आप मैक क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है दैट माइट बी यूजफुल, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मैक, तो मैक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रूज मिसाइल एंड अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल के बारे में आपने देख लिया कि इसमें जेट इंजन लगा रहता है और इसके डायरेक्शंस काफी स्पेसिफिक रहते हैं और इसको गाइड किया जा सकता है, मतलब जो है आप कंट्रोल सिस्टम से इसको गाइड कर सकते हैं। वहीं लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी थ्रू आउट मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट्स पाथ रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूज्ड एज वेपन्स। नाउ देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, आपने अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या होता है कि इफ यू गिव सम ऑब्जेक्ट इनिशियल स्पीड इट विल लैंड समवेयर। ठीक है, डिपेंड करता है उसका रेंज कितना होगा इसके इनिशियल वेलोसिटी पे, इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। तो इसी चीज को, इसी फिजिक्स को फॉलो करता है बैलिस्टिक मिसाइल। वंस इट इज लॉन्च्ड, ये जो है अपने ट्रैजेक्टरी को ही फॉलो करता है, ये चेंज नहीं कर सकता है। बीच में इसमें प्रोपल्शंस नहीं रहते हैं। ये जो है आपको जो इनिशियल लॉन्च के बाद जो इसका जो फिक्स एरिया रहता है ये वहीं पर जाकर गिरेगा। तो दिस इज
यहाँ पर जो है फिजिक्स जो इन्वॉल्व बिहाइंड बैलिस्टिक मिसाइल इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, एंड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूज्ड एज वेपन्स, ठीक है। दे आर इनिशियली, देखिए इनिशियली पावर्ड बाय रॉकेट्स बट देन दे फॉलो एन अनपावर्ड फ्री फॉलिंग पाथ। फ्री फॉलिंग पाथ क्या हुआ कि वंस जब वो ग्रेविटेशनल एनर्जी डेवलप कर लेता है सम हाइट के बाद, तो उसके बाद सिर्फ आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ, मतलब ये जो है जो आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, उसी में जो है ये काम करता है, ठीक है। प्रोमिनेंट एग्जांपल्स देखें तो क्या है, पृथ्वी 1 पृथ्वी 2, देखिए ये सब जो है जो कैटेगराइज हुआ है पृथ्वी 1 पृथ्वी 2, ये सब जो है बेसिकली ऑन देयर रेंजेस, ठीक है। अब आपको पता है, आपने सुना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हुआ कि उनका जो रेंज है दैट इज समवेयर टू, आप बोल सकते हैं 3000 किलोमीटर्स या उससे जो है थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। तो आप क्या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जो है इससे वार कर सकते हैं, और ये जनरली न्यूक्लियर पावर्ड रहते हैं। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स आप कैरी कर सकते हैं। इंडिया का जो अग्नि सीरीज है वो जो है हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का है, तो ये जो है आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इज बेस्ड ऑन लॉन्च मोड, रेंज एंड प्रोपल्शन सिस्टम एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि दिस काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैक, तो मैक बेसिकली क्या हुआ, मैक इज अ नंबर, मैक क्या नंबर हुआ कि आपके मिसाइल का जो भी स्पीड है, मान के चलिए आपका जो है v है इज द स्पीड, और इसको अगर आप डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ साउंड से, स्पीड ऑफ साउंड जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट रहता है, पर आप एवरेज मान सकते हैं कि इट इज समवेयर 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपका मिसाइल इज मूविंग विथ 1 मैक, तो उसको मतलब 1 मैक, इसका मतलब क्या कि उसका वेलोसिटी इज 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मिसाइल का वेलोसिटी समवेयर नियर जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 मैक। अब यहां पर देखिए 0.25 मैक से जो है अगर इसको हम लोग किलोमीटर्स में चेंज करें, एक अंदाज आपको रहना चाहिए, मैंने यहां पे बताया आपको 330 मीटर पर सेकंड, तो 0.25 मैक जो हो गया वो इसका 0.25%, और उसको अगर आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो समवेयर इज 308.7 किलोमीटर पर आवर। मैं जैसे आपको एक डेटा बता रहा हूं जो कि आपको यूजफुल हो सकता है। अगर आप मैक 2 की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली सुपरसोनिक रेंज बोलते हैं, जो 2 से ज्यादा होता है, तो वहां पर आप देखेंगे तो ये कितने स्पीड से मूव करेगा, 2470 किलोमीटर पर आवर। देख आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड से अगर कोई मिसाइल मूव कर रहा है तो वो कितनी तेजी से मूव करेगा, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड वी हैव कैटेगराइज्ड, अगर 0.8 मैक है या उससे नीचे है तो इट इज सबसोनिक। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ सबसोनिक कौन सा है, हमें जो क्रूज मिसाइल यूज करते हैं ब्रह्मोस के अलावा, एक जो आपको जल्दी से बताना है कि व्हाट वी हैव यूज्ड अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, हमारे यहाँ बहुत फेमस है, उसका नाम आप बताएंगे, ठीक है। सेकंड मूविंग ऑन ट्रांससोनिक, जिसको 0.8 टू 1.2, बहुत सारे प्लेन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जेट्स हैं जो कि इस रेंज में मूव करते हैं। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड को मान लीजिए 1 मैक है, उससे ऊपर जाते हैं तो दैट इज सुपरसोनिक। ना सुपरसोनिक का कैटेगराइजेशन क्या है, वो डिफरेंट होता है, वैरी करता है, लेकिन समवेयर आप समझ लीजिए कि 2 to 5 मैक जो है आपका दैट इज कैटेगराइज्ड एज सुपरसोनिक, ठीक है। इसके ऊपर हाइपरसोनिक, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन था दैट माइट बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो, और आपको यूज में आ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग GSLV Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पे स्टेटमेंट 1 है, GSLV Mark 3 इज स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट्स टू बोथ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जिसको GTO बोलते हैं, एंड लो अर्थ ऑर्बिट्स। द सेकंड स्टेटमेंट इज द अपर स्टेज ऑफ GSLV Mark 3 utilizes a liquid fueled Vikas engine. And the third is GSLV Mark 3 will serve as the launch vehicle for significant missions such as Gaganyaan, India's manned mission, and Chandrayaan 3, that is India's lunar mission. So which of the above statements are correct? Only one, only two, all three, or none? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है only two. Now statement 2 is absolutely incorrect. आपको पता है, if you have read about ISRO launch vehicles PSLV, GSLV, तो आपको पता है विकास इंजन जो है दैट इज बेसिकली अ मिड स्टेज इंजन, ठीक है। और GSLV 3 जो Mark 3 जो अभी इंडिया का सबसे हैवीएस्ट कैरियर है, जो कि अगर हम जिसके बारे में पढ़ें तो ये कितना कर सकता है, अगर आप इसकी पावर की बात करें तो इट कैन कैरी 4 टन पेलोड क्लास सैटेलाइट्स। अगर आप कोई भी तरह का पेलोड है, GTO में वो 4 टन तक कैरी कर सकता है, और लो अर्थ ऑर्बिट जो कि काफी नजदीक होते हैं उसमें ये इट कैन कैरी अबाउट 10 टन। तो आप समझ सकते हैं इसको बिग बॉय कहा जाता है इसरो के द्वारा। ये काफी ज्यादा वेट जो है आपके स्पेस में ले जा सकता है, ठीक है। इसके पहले हमारा जो था GSLV Mark 2 वाज आवर प्राइमरी हैवी लिफ्टर, इसको भी इसने काफी ज्यादा
मतलब मार्क 3 जो है वो काफी इवॉल्व वर्जन है ऑफ GSLV मार्क 2। अब यहां पर अगर हम लोग उसकी बात करें तो यहां पर क्या है, देखिए इसके आपको पता है रॉकेट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पर रॉकेट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो रॉकेट में डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स यूज होते हैं। इनिशियली क्योंकि अपलिफ्ट करने के लिए बहुत रैपिड पावर चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। अगर आपके इसके बारे में बेसिक्स पता है तो यू मस्ट बी नोइंग कि सॉलिड फ्यूल हम लोग इनिशियली यूज करते हैं। जब आपने किसी रॉकेट लॉन्च को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा हीट निकलता है और थ्रस्ट मिलता है इनिशियली, तो वो आपको कहां से मिलता है, दैट कम्स फ्रॉम सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का नेचर क्या है, इट बर्न्स क्विकली, बहुत जल्दी, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पूरा जो है वो बर्न हो जाता है और उससे जो थ्रस्ट मिलता है उससे जो है वेट अपलिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा तो सबसे पहला स्टेज जो होता है जनरली दैट इज रॉकेट, और इसको जनरली स्ट्रैप, आप देखेंगे स्ट्रैप-ऑन्स रहते लगे हुए रहते हैं, इसमें क्या रहता है आपका सॉलिड फ्यूल रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द कोर स्टेज, जो सबसे मेन स्टेज होता है दैट इज लिक्विड स्टेज, जिसमें आपका लिक्विड फ्यूल यूज होता है। जनरली इसमें जो इंजन दैट वी यूज, यहां पर जो इंजन हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड विकास इंजन। ये हमारा लिक्विड इंजन है जिसको हम लोग मैक्सिमम अपने लॉन्च व्हीकल्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद द अपर मोस्ट, जिसको अपर स्टेज बोलते हैं, ठीक है, जिसको C25 स्टेज भी बोलते हैं, अपर क्रायोजेनिक स्टेज, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं CE20 इंजन, दैट इज आवर ओन इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन, जिसको हम लोग GSLV मार्क 3 में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट था कि अपर स्टेज जो है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लास्ट स्टेज जो होगा, जो जिसमें होगा दैट इज अपर क्रायोजेनिक, और ये जो है आपको पता है यहां पर जो इंजन है दैट इज कॉल्ड CE20। विकास इंजन जो है वो बीच का इंजन है जिसमें हम लोग लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं, और आपको जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क 3 और मार्क 2 पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू हैव रेड अबाउट साइंस एंड टेक, इफ यू हैव रेड अबाउट स्पेस टेक, इफ यू रेड अबाउट लॉन्च व्हीकल्स, तो आपको इतना बेसिक्स पता होना चाहिए कि द लास्ट स्टेज जनरली जो इतने हैवी लिफ्टर्स होते हैं उसमें जो है वो क्रायोजेनिक स्टेज होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है लेटर ऑन किसी क्वेश्चन में। तो आप इसी तरह से इस सीरीज को फॉलो करते रहिए रिलीजियसली, कुछ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करिए, कुछ मेंस के आंसर डेली लिखिए, तो आपके जो प्रिपरेशन को आप अपने ट्रैक पर रख सकेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक अ मैराथन, यहां पर काफी ज्यादा परसीवरेंस, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको डायरेक्शन भी अपना सही डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि मेहनत अगर राइट डायरेक्शन में हो तभी जाके रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक थैंक यू।